नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रात भर सचिवालय के बाहर अभ्यर्थी बैठे रहे। रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर यह धरना दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद भी भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों की मांग की जल्द ही भर्ती की जाए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रात भर सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। वहीं रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर यह धरना दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धरने पर जेओए आईटी के अभ्यर्थी रात भर सचिवालय के बाहर बैठे रहे। वहीं रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर यह धरना दिया गया। वहीं न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद भी भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों की मांग की जल्द ही भर्ती की जाए। इसी मांग के साथ अभ्यर्थी सारी रात सचिवालय के बाहर धरना देते नजर आए। रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद भी भर्ती नहीं हुई। वहीं अभ्यर्थियों की अब मांग है कि भर्ती जल्द ही की जाए। जेओए आईटी के अभ्यर्थी रात भर सचिवालय के बाहर बैठ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर धरना दिया गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, जेओए आईटी के अभ्यर्थी रात भर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, क्या कुछ मांगे हैं, वहीं क्या कुछ ऐसे कारण है जिसके बाद से न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद भी रिजल्ट आने के बावजूद भी भर्ती नहीं दी जा रही? बिल्कुल अमन, देखिए पूरी रात भर ये जेओआईटी के अभ्यर्थी हैं, ये लगातार सचिवालय के बाहर बैठे रहे। और आजकल जिस तरह की कड़ाके की ठंड प्रदेश के अंदर पड़ी है, उसके बावजूद इस तरह का विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर उनकी व्यथा को दिखाता है और उनके जो संघर्ष है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरा मामला है ये तब शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए। उसके बाद ये जो जेआईटी अभ्यर्थी पोस्ट कोड जो इनका है वो भी इस घेरे में आया और इसके बाद पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली। इनको पहले उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है क्लियरेंस मिली। हालांकि क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी तक इनको भर्ती नहीं मिली है। इनका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन इन्हें अभी तक भर्ती नहीं मिली है। तो इसी को लेकर ये जो सारा विरोध प्रदर्शन है। अब जहां तक बात प्रक्रिया बढ़ाने की है, सरकार इस पर जो है वो सिर्फ अभी तक ये कह पाई है कि इसको लेकर तमाम तरीके की जो पक्ष है, पहलू है, उनको देखने के बाद भर्तियां होगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक थी कल और इन अभ्यर्थियों को भी एक उम्मीद थी कि शायद इसके बाद जो है इनकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इन्हें भी जो है जो जेओआईटी में जिस तरह का इन्होंने जो पूरी प्रक्रिया इन्होंने निकाली है, परीक्षाएं पास की हैं, उसके बाद इन्हें जो है हालांकि भर्ती मिलेगी, लेकिन उसके लिए अभी भी इनको इंतजार करना पड़ रहा है। जहां तक बात कल कैबिनेट की है, तो कैबिनेट में केवल ये हुआ कि जो जेओआईटी हो या तमाम जितनी भी लंबित परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ी हुई है, उनको लेकर एक सब कमेटी बना दी गई। फिर से तो सरकार के अंदर पहले भी कई तरह की सब कमेटियां बनाई गई है और इसी कड़ी में इन तमाम सारे लंबित पड़े मसलों को लेकर न केवल जेओआईटी का ये मसला जो जिनके अभ्यर्थी कल बाहर धरने प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन तमाम दूसरे पहलू, चाहे वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर है या फिर कैंसिल हो गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में ये होनी है। और इसमें जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, यादवेंद्र गोमा और विक्रमादित्य भी इसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है सरकार, हालांकि इन भर्तियों को देने में अभी तक नाकामयाब रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का ये भी कहना है कि लगातार वो जो इस कड़ी में काम कर रही है ताकि इन अभ्यर्थियों को भी जो न्यायोचित जो इनकी भर्तियां हैं वो इनको दी जा सके। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद अब जो ये अभ्यर्थी हैं ये परेशान है और बीते कल अभिभावकों के साथ ये अभ्यर्थी सचिवालय के बाहर पहुंचे और उसी का प्रदर्शन अभी तक जारी है और देर रात, पूरी रात भी ये अभ्यर्थी जो है सचिवालय के बाहर इसी प्रदर्शन को दिखाते हुए बैठे रहे। जी, धरने पर जेओए आईटी के अभ्यर्थी पूरी रात सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। अभ्यर्थियों की यह मांग है कि जल्द ही भर्तियां की जाएं। रिजल्ट के बावजूद भर्ती न होने पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद भी भर्ती नहीं हुई।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुखद जानकारी दी है। इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते हुए उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। सिमी अग्निहोत्री के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं उनके पैतृक गांव पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उनकी धर्मपत्नी इलाज के लिए उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, जिस दौरान उनका देहांत हो गया। पैतृक गांव ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते वक्त उनकी पत्नी सिमी अग्निहोत्री का देहांत हो गया, जिसके बाद से प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी जाएगी। दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी जाएगी। सिमी अग्निहोत्री के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। पैतृक गांव ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। वहीं दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। वहीं इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते वक्त उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वहीं सिमी अग्निहोत्री के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। वहीं इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाते वक्त उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज कतना हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, क्या कुछ कारण रहे? वहीं साथ ही इस दौरान क्या कुछ शोक संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं? सीएम सुक्खू की अभी जानकारी सामने आई, सीएम सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, ये वाक्य देर रात का है। देर रात की घटना है। लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास तबीयत जो है वो खराब हुई और उनको ले जाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से, लेकिन कुराली पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। और लगभग 12:30 बजे के बाद ये खबर जो है वो रात को निकल के आई। पर लेकिन रात होने के कारण इस खबर पर ज्यादा लोगों को नहीं यकीन हो रहा था। सुबह होते ही जब सोशल मीडिया के माध्यम से खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ। वही भावुक शब्द जो है उन्होंने अपनी पोस्ट पर जो है वो लिखे हैं, और जिस कारण जिला ऊना में पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। अगर बात करें शोक की, जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुकेश अग्निहोत्री के साथ जो है वो दुख साझा करने का प्रयास किया है। वहीं अगर ऊना की बात करें तो ऊना से भी सतपाल सिंह सत्ती, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। और साथ में तमाम जितने भी विधायकगण है या कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, उन सब ने इस मृत्यु पर जो है वो शोक व्यक्त किया है। साथ ही पंकज, आपसे जानना चाहूंगा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब से रहने वाली है? वहीं पैतृक गांव कहां पर है जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया देखी जाएगी? जी बिल्कुल, पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद जो है वो कहा जाता है। वैसे एक स्थान ऊना विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ता है इनका, रक्कड़ कॉलोनी में। लेकिन ज्यादातर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जितने भी इनके कार्यक्रम होते थे, तो वो गोंदपुर जयचंद है, जो कि हरोली विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुकेश अग्निहोत्री का अपना गढ़ है, जहां से वो विधायक जीते हैं। और विधायक जीतने के बाद वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। रही बात संस्कार की, तो लगभग 1:30 बजे के आसपास संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग हैं वो अभी से ही उनके घर में जो लोग हैं शोक जताने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार जो है वो गोंदपुर जयचंद के शिवधाम में जो है वो किया जाएगा। जी, मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन हो गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर शोक जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। विक्रमादित्य सिंह ने भी इस दौरान शोक व्यक्त किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है।
रुख करेंगे अगली खबर की ओर। पर्यावरण वन मित्र संस्था के अध्यक्ष मोहन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अवैध खनन का कार्य जोरों पर है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कई बार प्रशासन और सरकार को शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और न ही सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठा रही है। इसीलिए एसडीएम के जरिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और पूरे क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज हमारा जो मामला है ओवरलोडिंग का है। जो ये क्रशर है हमारे और माइनिंग लीज से जितना भी मटेरियल आता है ना, वो 3-3 गुना कैपेसिटी से में आता है। अगर किसी ट्रक की कैपेसिटी 20 टन की है तो वो उसमें 60 से 70 टन माल होता है। इस संबंध में हमने एमओ माइनिंग ऑफिसर को भी इसमें लिखा है पहले काफ़ी बार, और आरटीओ नालागढ़ को भी इसमें दिया था, पर कोई भी मतलब इसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो इस संबंध में हमने आज एसडीएम साहब के माध्यम से एक मांग पत्र उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके अंदर है। हम मांग करते हैं कि लोगों की सुरक्षा हेतु ये जो ओवरलोडिंग के ऊपर शिकंजा कसा जाए। बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पूर्ण तैयारियों में जुट चुकी है। बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मि सूद ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी अपना परचम लहराएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बिल्कुल तैयार है और आज से सोलन जिला में और शिमला पार्लियामेंट में जो है वो हमारा लेखन का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो गया है। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हमारे जिला के महामंत्री हैं, हमारे साथ नंदराम जी हैं, राजेश कश्यप जी हैं और हमारे संगठन मंत्री जो कि हमारे साथ हैं, हमें सहयोग देने आए हैं और हमारा मनोबल जो है वो बढ़ाने आए हैं। भाजपा एक बार फिर परचम लहराएगी और 4 सीटों में विजय प्राप्त करेगी, ऐसा हमारा मानना है। युवा मोर्चा इसके लिए तैयार है और ये शक्ति जो है आने वाले समय में आपको नजर आएगी और मुझे लगता है नजर भी आ रही होगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक कदम हमेशा आगे ही रहे। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिली है। सरकार के इस निर्णय से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। साथ ही एक नई जगह पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी, जिससे 4 लेन से मनाली जाने वाले पर्यटक भी हर प्रकार की गतिविधियों का लुत्फ उठा पाएंगे। डीसी साहब की अध्यक्षता में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सोसाइटी बनी थी जो टूरिज्म और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और यहाँ के ट्रेड्स एंड लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन को मोटिवेट करने के लिए ये जो सोसाइटी का गठन किया गया था, उसकी प्रोसीडिंग में पास हुआ था कि हम इस तरह से ये जो हमारा लूनू से मंडी बरारी की वाटर बॉडी को गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है, उस पर हमें फर्दर स्टेप अब आगे लेना है। उसको ध्यान में रखते हुए एक हमने RFP डॉक्यूमेंट बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था, जिसपे गवर्नमेंट की अप्रूवल हमें मिल गई है और अब हम डीसी साहब के आदेश के अनुसार अब इसमें हम फर्दर टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है RFP डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा जिला की वेबसाइट पे और इसका प्रॉपर एज पर द रूल्स इसका एडवर्टीजमेंट होगा, जिसमें हम लोगों से उनके प्रपोजल इनवाइट करेंगे NIT के माध्यम से और फिर जो टेंडर प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस हिसाब से हम उनसे प्रपोजल्स लेंगे और जिनका सबसे बेहतरीन प्रपोजल होगा और जिनका सबसे अच्छा हमें फाइनेंशियल ऑफर होगा एज़ पर द रूल्स उसका सिलेक्शन होगा और बहुत जल्द यहाँ पे डीसी साहब के डायरेक्शन से और उनके एफर्ट्स के यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस वाटर बॉडी में टूरिज़्म से संबंधित एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे लोकल जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले और यहाँ पे एक बिजनेस का और लोग मोटिवेट हों और खुद भी इन्वेस्टमेंट करें और एक माहौल बने कि जिससे लोगों की इनकम जनरेट हो। विभिन्न कामगार संगठनों ने सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द करने के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया। कामगार संगठनों ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर डीसी के कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। इस मौके पर एटक के वरिष्ठ पदाधिकारी लेखराम वर्मा ने कहा
कि केंद्र की मोदी सरकार मजदूर विरोधी कानून बनाकर उनका शोषण कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार ने भी पिछले 1 वर्ष से श्रम कल्याण बोर्ड में मजदूरों का नवीकरण और पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिससे उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। प्रदेश ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो पिछले 2 साल से वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर मजदूरों का पंजीकरण बंद कर दिया गया है, उनको मिलने वाली तमाम सुविधाओं को रोक लगा दी गई है, उसको बहाल करने के सवाल को लेकर के ट्रेड यूनियन के संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो ये पूरे प्रदेश में प्रदर्शनों का आह्वान किया गया है, उसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला के अंदर सारी ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चे के बैनर तले उन तमाम मसलों को लेकर के जो बोर्ड से मजदूरों को सुविधाएं मिलती हैं उनको बहाल करवाने के सवाल को लेकर के, मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण बहाल करवाने के सवाल को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और ये ज्ञापन जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। और आने वाले समय में अगर यही अड़ियल रवैया प्रदेश की सरकार का मजदूरों के बारे में रहा तो राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।